देखिए बिहार पुलिस 2250 है बिहार पुलिस का रेट ना हो। चलिए देखिए आ गया है। बाबू पप्पा गांव में है। केमिस्ट्री आइए। देखिए केमिस्ट्री है, पीडीएफ है, आंसर है। चलिए तो ये हम दिखा रहे थे कि ऐप पर डाला हुआ है, ठीक है। अरे हल्ला मत करो जी, डाला हुआ झूठ बोलेंगे इतना लाइव। क्या हुआ? अरे यार तुम दिखाओ ना, पीडीएफ है ना? हाँ बस चलिए। तो पीडीएफ डाला हुआ है, खोजे नहीं होंगे क्या? पीडीएफ लॉक है। ओ पीडीएफ लॉक है। अच्छा जाए ओपन कर दीजिए जाइए। अरे फिर ही आप फोटो स्टेट दुकान पर बिक रहा है तो ऑफिस में भी मिल रहा है, ठीक है। चलिए नहीं तो नालंदा फोटो स्टेट है, वहां जाइएगा, जो कहिएगा देगा। मेरा सारा वर्क पहले वहीं जाता है, उससे पूरा पटना डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। हाँ मसल्लापुर हाट के आगे है ना, हाँ कोई मार्केट आगे कपड़ा की दुकान है, अंदर जाइए नालंदा फोटो स्टेट है, वहाँ आपको एकदम ओरिजिनल पीडीएफ मिलेगा। बाकी हर जगह मिलेगा, वो थोड़ा और फिर क्या हुआ हो सकता है, लेकिन नालंदा फोटो स्टेट में बिल्कुल ओरिजिनल पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। तो डाला हुआ है और शायद वो फ्री नहीं होगा, तो फ्री हम करवा देते हैं। और आप लोग बोल रहे डाला हुआ नहीं है, क्या नहीं है? नहीं है तो ले लेंगे, मार्केट में बिक रहा है, ऑफिस में बिक रहा है। चलिए पीडीएफ ओपन होगा, बहुत बड़ा फाइल है, बहुत बड़ा फाइल है, तो वो तुरंत ओपन नहीं होगा। बड़ा जो फाइल होता है लगभग हमको लगता है जीबी में हो सकता है, तो वो फाइल जो बड़ा होता है उसको खुलने में लेट लगता है, इस बात को आप जानते ही होंगे। खैर छोड़िए, अब आते हैं केमिस्ट्री के सबसे धांसू चैप्टर को लेकर आए हैं, और यह है मेटल, धातु वाला चैप्टर, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है, अब जितना है हल्ला नहीं करेंगे कोई, जो इंपॉर्टेंट है उन प्रश्नों को ही हम लेकर आए हुए हैं। जितना समय मिलेगा तो हम इसको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करवाने का कोशिश करेंगे। बाकी बायोलॉजी का रिवीजन हो गया पूरा, फिजिक्स का हो गया, फिजिक्स भी खत्म है, बस 2 चैप्टर बचा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। तो केमिस्ट्री में कई चैप्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने की संभावना बनी हुई रहती है वो यही चैप्टर है। तो हम पहले इस चैप्टर में शायद 400 से ऊपर प्रश्न है, 427 प्रश्न है इस चैप्टर में। इसके बाद अधातु का चैप्टर है जिसमें लगभग 300 प्लस प्रश्न है, और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है जिसमें 200 से ऊपर प्रश्न है, 300 लगभग। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो धातु वाले चैप्टर है, अधातु वाले चैप्टर है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उन तीनों को समाप्त कर दे, क्योंकि यही 3 चैप्टर मिलकर 60% केमिस्ट्री का निर्माण करता है। बाकी छोटे छोटे चैप्टर थे, और आपको बताए भी थे कि आप कोशिश करिएगा खुद से पढ़ने का तत्काल, तो निश्चित तौर पर सब पढ़ रहे होंगे। आज आपके सामने हम केमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण चैप्टरों से डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न कि प्रकृति में विद्यमान सभी धातु क्या है? प्रकृति में विद्यमान सभी धातु क्या है? तो प्रकृति में जो तत्व है, एलिमेंट है, उसकी संख्या 118 है। अब तक कितने तत्वों की खोज हो गई है? 118 तत्वों की खोज हो गई है। और इसी तत्व को गुणों के आधार पर
मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल। मेटल और अब तक तत्व, प्रकृति का सबसे मूल पदार्थ कौन है? तत्व है, जिसकी संख्या अब तक कितनी हो चुकी है? 118। इन्हीं तत्वों को गुणों के आधार पर मुख्य दो भागों में बांटा जाता है, धातु और अधातु। यानी कि धातु भी क्या है और अधातु भी क्या है? तत्व है। धातु भी तत्व, अधातु भी। हालांकि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण है, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है? तत्व है। तत्व की संख्या अब तक कितनी हो चुकी है? 118। 118 और 118 को परमाणु संख्या 1 से लेकर परमाणु संख्या 118 तक का, परमाणु संख्या 118 तक का नाम दिया गया है। और परमाणु संख्या 1 वाला तत्व हाइड्रोजन है और परमाणु संख्या 118 वाला तत्व ओगेनोसोन है। क्या है? ओगेनोसोन। ओगेनोसोन, ओगेनोसोन, ओगेनोसोन। और इसका सिंबल होता है ओजी। यानी 118 तत्व में पहला तत्व कौन है और 118वां तत्व ओगेनोसोन। तो तत्व को गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया, धातु और अधातु। अपवाद स्वरूप कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु के भी गुण हैं और अधातु के भी गुण हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अब उपधातु में ऐसा नहीं कि 50% धातु का गुण है, 50% अधातु का गुण है। उपधातु में भी ज्यादातर गुण किसके हैं? बहुत कम गुण ही किसके हैं? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? तो आपसे पूछेगा कि प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है? तत्वों की संख्या अब तक कितनी हो गई है? प्रथम तत्व कौन है? अंतिम तत्व? आगे खोज जारी है। तत्वों को गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? धातु और दोनों के गुण एक दूसरे से अलग होते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें धातु अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? क्लियर हो गया? तो अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि प्रकृति में विद्वान सभी धातुएं क्या है? तत्व। प्रकृति में विद्वान सभी धातुएं तत्व, सभी अधातु भी तत्व, सभी उपधातु भी तत्व। क्लियर? दूसरा कौन बनाया है? ये इस तरह का है पीडीएफ बना दिया है जी, सॉरी इसको क्या बोलते हैं? पीपीटी। पीपीटी कौन बनाया इस तरह? जो भी बनाया आगे से नहीं बनाइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु अधातु तत्व के अलग अलग प्रकार हैं, बिल्कुल अभी तुरंत देखें। धातु तत्व लेकिन अधातु यौगिक नहीं दोस्तों, गलत है। धातु भी तत्व अधातु भी, इसीलिए दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। अब देखिए तत्वों की संख्या क्या है? 118। तत्वों की संख्या 118। इस पर थोड़ी देर के लिए इधर घुमा देते हैं। तत्वों की संख्या कितना है? 118। तत्वों की संख्या कितना? 118। अब 118 तत्व आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? यौगिक। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? यौगिक, कंपाउंड। अब आप तत्व को बांटे थे ना मुख्य दो भाग में, धातु और, तो उसी तरह यौगिकों को बांटा जाता है अम्ल में, भस्म में और लवण में। जिस तरह तत्व को धातु और अधातु में बांटा जाता है, उसी तरह यौगिकों को किसमें बांटा जाता है? अम्ल में, भस्म में और लवण में। जिस तरह तत्व को गुणों के आधार पर धातु और अधातु में बांटा जाता है, उसी तरह तत्व आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? भिन्न भिन्न यौगिकों को गुणों के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है, अम्ल, भस्म और। तो सभी धातु और अधातु क्या है? सभी अम्ल, भस्म, लवण क्या है? पहला कथन सही है, दूसरा क्लियर हुआ? बात समझ गए? और तत्वों की संख्या 118 है, अयौगिकों की गिनती, क्योंकि अब तक करोड़ों यौगिक बन चुके हैं 118 तत्व के आपस में रिएक्शन करने से। क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। तीसरा कौन सा कथन, कौन सा एक सही नहीं है? अब तक ज्ञात तत्वों में अधिकांश तत्व धातु है। बिल्कुल 118 तत्वों में 80% तत्व क्या है? यानी धातु ही सबसे ज्यादा है तत्वों में। अधातुओं की संख्या मात्र 22 है। बिल्कुल सही है। 118 तत्व में अधातु मात्र कितने हैं? बाकी सब क्या है? कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु अधातु दोनों के गुण विद्वान होते हैं, बिल्कुल। और ऐसे तत्व को कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं? उपधातु। तो कोई भी कथन गलत, उत्तर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्लियर? समझ में आ रहा है कि ना आ रहा?
धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में या तो एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो तीन से अधिक इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व के परमाणु में, एटम में, किसी भी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में, आउटर मोस्ट सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कोई भी तत्व हो, कुछ अपवाद जरूर है, जैसे हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी, तो उसके अंतिम कक्षा में एक ही होते हैं। बात को समझे कि नहीं? हीलियम में दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके अंतिम कक्षा में दो ही होते हैं। लेकिन कुछ अपवादों को छोड़ दे तो सभी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन? अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते हैं। तो धातु के परमाणु का अंतिम कक्षा में या तो एक होगा, या तो दो होगा, या तो, और अगर किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में 4 या 5 या 6 या 7 या 8 है तो वो धातु नहीं है, वो क्या है? अधातु। तो धातु के परमाणु के अंतिम कक्षा में या तो एक, या तो दो, या तीन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अधातुओं के अंतिम कक्षा में 4, 5, 6 या 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते। 5 नंबर, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। बिल्कुल सही। जो धातु है, जैसे सोडियम धातु है, सोडियम ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बना लेता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाते हैं। आयन समझते हैं ना? परमाणु के ऊपर जब आवेश है ना तो वो क्या है? आयन कहलाते हैं। जैसे ये है परमाणु और ये है आयन। परमाणु जब आवेशित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु होते हैं वे इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं और कौन आयन बनाते हैं? वही क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा और क्या बनाएगा? ऋणात्मक आयन बनाएगा। क्लियर हो गया? धन आयन कौन बनाते हैं? धन आयन कैसे बनता है? ऋण आयन कौन बनाता है? क्लोरीन नहीं, अधातु बोलिए। ये एक एग्जांपल हम दिए हैं, करेक्ट क्लोरीन। ऋण आयन कौन बनाते हैं? ऋण आयन कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो ऋण आयन, इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा तो धन आयन। केवल कौन बना सकते हैं? ऋण आयन केवल कौन बना सकते हैं? अधातु धन आयन नहीं बना सकता है, धातु ऋण आयन नहीं बना सकता है। तो कह रहा है कि धातु विद्युत धनात्मक होती है। बिल्कुल। धातुएं अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित होते हैं। बिल्कुल सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। वॉइस ठीक नहीं आ रहा। ओके दोस्तों, हम वॉइस को फिर से रिपीट मार दे रहे हैं। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो धन आयन बनाता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनाता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता प्रकृति ने केवल किसको दी है? धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं कर सकते वे केवल, अतः धन आयन का निर्माण केवल कौन कर सकते हैं? अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं कर सकते हैं, उन्हें प्रकृति केवल ग्रहण करने की क्षमता प्रदान की है। और धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन बनाते हैं, धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन नहीं बना सकता है। अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋणायन बनाता है, अधातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनायन नहीं बना सकते हैं। तो दोनों कथन क्या है? धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर, धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर चादरों के शकल में परिवर्तित करना, इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? निम्नलिखित में कौन से धातु के जोड़े सर्वाधिक आघात वर्धीय होते हैं? सोना, और दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु सोना के बाद चांदी के बाद आपसे पूछबे नहीं करेगा। क्लियर? सबसे ज्यादा आघात वर्धनता है सोना। सोना को पीट पीट करके कागज से भी पतला किया जाता है। कागज को देख रहे हैं ना, उसका भी 10 गुना और पतला किया जाता है पीट पीट कर। किसको? सोना को। दूसरा स्थान चांदी का है। सोना में इतनी ज्यादा आघात वर्धनीयता है कि सोना को पीट पीट करके कागज से भी पतला किया जा सकता है। सोना के बाद दूसरा नंबर पर सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कौन है? चांदी। क्लियर? निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? धातु आघात वर्धनीय होते हैं तथा अधातु तन्य होते हैं। गलत। आघात वर्धनीय और तन्य दोनों ही गुण किसमें होते हैं? अधातु ना तो आघात वर्धनीय होते हैं ना ही आघात वर्धनीय। तो समझ गए हैं कि पीट पीट कर चादर बना देना।
और तन्यता का क्या मतलब है? जब हम धातु को खींचेंगे तो वो तार के शक्ल में परिवर्तित हो जाएगा। धातु को खींचकर तार के शक्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को तन्यता कहते हैं। धातु के इस गुण को क्या कहते हैं? और तन्यता या आघात वर्धनीयता का गुण केवल धातु में होता है। धातु में ना तो आघात वर्धनीयता का गुण होता है और धातु में ना तो तन्यता का गुण होता है। दोनों ही गुण केवल किसमें होते हैं? तो पीट पीट कर चादर के शक्ल में लाना, खींच खींच कर तार बनाना, दोनों ही गुण केवल अधातु ना तो आघात वर्धनीय होते हैं ना ही। क्लियर हो गया? धातु आघात वर्धनीय होते हैं लेकिन उसमें तन्यता के गुण का अभाव रहता है। गलत। धातु आघात वर्धनीय भी होते हैं और धातु तन्य भी होते हैं। अधातु तन्य होते हैं। गलत गलत। सभी धातु सभी धातुएं एक समान ना तो तन्य होते हैं और ना ही आघात वर्धनीय। ये सही है। धातु आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं लेकिन सभी धातु की आघात वर्धनीयता और तन्यता एक समान। एक और सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय और तन्य है तो दूसरा स्थान पर कौन है? चांदी है। बाकी धातुओं में कम है आघात वर्धनीयता और तन्यता का गुण। तो सही कौन है? सही केवल कौन है? डी। ए बी सी तीनों क्या है? गलत है। कौन किस धातु का द्रव्यनांक या गलनांक न्यूनतम है? द्रव्यनांक समझते हैं ना? ठोस पदार्थ जिस ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं उसे ठोस पदार्थ का क्या कहते हैं? द्रव्यनांक। तो सबसे कम द्रव्यनांक किसका है? गैलियम का। मात्र कितना डिग्री? 30 डिग्री। 30 डिग्री। गैलियम 30 डिग्री पर ही पिघलकर द्रव बन जाता है। ऑप्शन के अनुसार सबसे कम द्रव्यनांक या गलनांक किसका है? एक सवाल यहां से पूछा जाता है कि किस धातु को हाथ पर रखने से पिघलने लगता है? गैलियम। किस धातु को हाथ पर रखने से पिघलने लगता है? ऐसा इसलिए कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री, मानव के बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री है, जबकि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट। तो जब आप गैलियम को हाथ पर रखिएगा तो उसे 37 डिग्री का टेम्परेचर मिलेगा, जबकि इसका गलनांक कितना है? इसलिए यह क्या होने लगता है? पिघलने लगता है। और भी कई धातु है जिसका गलनांक इससे भी कम है लेकिन उनको हम हाथ पर नहीं रख सकते हैं। गैलियम को हाथ पर इसलिए रख सकते हैं क्योंकि यह हमारे हाथों से रिएक्शन नहीं करता है। एक और धातु है सीजियम। सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना? 28 डिग्री है। इसको भी हाथ पर रखेंगे गलने लगेगा, लेकिन इसको हाथ पर रखेंगे हाथ नीचों से गलकर बाहर आ जाएगा। बहुत ही खतरनाक धातु जो हमारे बॉडी से रिएक्शन करके हमारी त्वचा को गला देगा। दोस्तों क्लियर? निम्नलिखित धातु के जोड़े में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? गैलियम और गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट और सीजियम का, यानी कि कमरे के ताप, हमारे कमरे का टेम्परेचर निश्चित ही 30 से अधिक होता है, 32 होता है समान टेम्परेचर। तो कमरे में इस दोनों धातु को रखिएगा, ये ठोस रह पाएगा? पिघल जाएगा। क्यों? तो मेल्टिंग पॉइंट कम है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या है? पारा है। एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो कौन है? पारा। ये धातु द्रव अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। कमरे के ताप पर ये द्रव इसलिए बन जाते हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। तो ये धातु ठोस है लेकिन जल्दी पिघल जाता है क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। बिल्कुल, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातु उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं। धातुओं के द्रव्यनांक तथा क्वथनांक अधातुओं की तुलना में उच्च होते। सही है। अधातु बहुत कम ताप पर पिघल जाता है, धातु उच्च ताप पर पिघलते हैं। अब गैलियम सीजियम जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर सभी धातुएं कठोर होती है एवं धातुओं की कठोरता एक समान होती। गलत। धातु कठोर होते हैं लेकिन सबकी कठोरता एक समान नहीं होती है। सोना इतना ज्यादा मुलायम है कि उसे कागज की तरह फाड़ सकते हैं। ठीक है। आभूषण वाले सोना में तांबा या चांदी मिलाकर उसे सख्त बना दिया जाता है, लेकिन शुद्ध सोना इतना ज्यादा कमजोर है, मुलायम है, उसे कागज की तरह फाड़ सकते हैं। सोडियम इतना कमजोर धातु है कि उसे चाकू से काट सकते हैं। तो धातु कठोर तो होते हैं लेकिन सभी धातु की कठोरता एक समान नहीं होती है। सोडियम जैसे धातु, पोटेशियम जैसे धातु मुलायम होते हैं, उन्हें चाकू से काट सकते हैं। सोना जैसे धातु को कागज की तरह फाड़ सकते हैं, लेकिन लोहा, एल्युमिनियम निश्चित तौर पर बहुत हार्ड होता है। तो धातुएं हार्ड तो होती है लेकिन उसकी कठोरता, हार्डनेस एक समान, ये गलत है।
डी नंबर, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, परंतु यह धातु नहीं है। बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट अधातु है, लेकिन अपवाद स्वरूप यह अधातु होकर भी विद्युत का क्या है? सुचालक है। अपवाद स्वरूप यह विद्युत का क्या है? निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम दोनों को चाकू से काट सकते हैं। अब चाकू से काट सकते हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कैंची और ब्लेड से नहीं काट सकते हैं, सबसे काट सकते हैं, क्योंकि यह मुलायम होता है, इसीलिए आसानी से इसे काट सकते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का घनत्व निम्नतम है? अगर ऐसा प्रश्न पूछे दोस्तों ध्यान दीजिए, किस धातु का घनत्व निम्नतम है? घनत्व का मतलब जानते हैं ना? घनत्व बराबर क्या होता है? समझिएगा दोस्तों, समझिएगा। आपको मैं एक एग्जांपल बताते हैं। आपको 100 केजी रुई उठाने देगा ना, उठा लीजिएगा। 100 किलो लोहा नहीं उठा पाइएगा। 100 केजी रुई उठा लीजिएगा, लेकिन 100 किलो लोहा नहीं उठा पाइएगा। समझे कि ना समझे? या आप देखेंगे कि बेड में सोते हैं, तकिया में कम से कम 1-1.5 किलो रुई रहता है ना, उसको आराम से उठाकर फेंक देते हैं। वही 1 किलो का लोहा वाला बटखरा को उठाने के लिए सोचना पड़ेगा, फेंकने के लिए देखना पड़ेगा, है कि ना है? तो कभी कभी ऐसा आप महसूस किए होंगे कि द्रव्यमान समान होने के बावजूद कोई वस्तु हल्की, कोई वस्तु भारी लगती है। कभी कभी आप जरूर अपने जिंदगी में महसूस किए होंगे कि समान द्रव्यमान में एक भारी और एक हल्का लगता है। 100 केजी रुई के बोरे को आसानी से उठाया जा सकता है, लेकिन 100 केजी के लोहे को आसानी से उठाया नहीं जा सकता है। ऐसा किसके कारण हो रहा है? घनत्व के कारण हो रहा है। घनत्व वही भौतिक राशि है जो किसके बारे में बताता है? घनत्व वही भौतिक राशि है जो किसके बारे में बताता है? रुई को उठाना, रुई हल्का है क्योंकि उसका घनत्व कम है, लोहा भारी है क्योंकि उसका घनत्व अधिक है। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व किसके बारे में बताएगा? हल्का और भारीपन के। 100 केजी के रुई के बोरे को उठाना आसान है, परंतु 100 केजी के लोहे के बोरी को उठाना आसान नहीं है। इसका कारण है कि रुई का घनत्व कम है, जबकि लोहा का घनत्व बहुत ज्यादा है। तो घनत्व से क्या पता चलता है? जिस वस्तु का जितना ज्यादा घनत्व होगा, वह वस्तु उतना ही ज्यादा क्या होगा? जिस वस्तु का जितना ज्यादा घनत्व होगा, वह वस्तु उतना ही ज्यादा क्या होगा? भारी होगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब अगर ऐसे प्रश्न पूछ दे, अगर ऐसे प्रश्न पूछ दे कि किस धातु का घनत्व निम्नतम है, तो आप याद रखिएगा 4 धातु, 4 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सब धातु का घनत्व अन्य सभी धातुओं की तुलना में कम है। इसे क्या कहते हैं? 4 धातु कहते हैं अल्कली मेटल। अल्कली मेटल क्या कहते हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को क्या कहते हैं? और इन सभी धातुओं का घनत्व अन्य सभी धातुओं की तुलना में क्या है? तो जब आपसे इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको क्या खोजना है? देखिए तो कहीं पर है, देखिए पोटेशियम है ना, क्या होगा सर? तो आप 3 बातें याद रखिएगा, 3 बातें। इन सब धातुओं का घनत्व सभी धातु से कम है। इन सब धातुओं का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि द्रव्यमान सबसे कम है। इन सब धातुओं का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक सब धातु से कम है। तो जब ऐसे प्रश्न पूछे कि किस धातु का घनत्व निम्नतम है, किस धातु का द्रव्यमान निम्नतम है, किस धातु का क्वथनांक निम्नतम है, तो आपको आपके ऑप्शन में जरूरी एक क्षार धातु दिया होगा। ये 4 धातु का घनत्व सबसे कम है, यानी धातुओं में सबसे कम है, द्रव्यमान कम है, क्वथनांक कम है, हार्डनेस कम है। इसे चाकू से भी काट दिए थे। क्लियर? समझ में आ गया? द्विधर्मी ऑक्साइड निम्नलिखित में कौन द्विधर्मी ऑक्साइड है? इनमें से अब द्विधर्मी ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जिसमें एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद होते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्विधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। द्विधर्मी ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों का गुण मौजूद है। ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीयता और क्षारीयता दोनों के गुण मौजूद है, उसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
एम्पोटरिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, एम्पोटरिक जिंक ऑक्साइड, एम्पोटरिक लेड ऑक्साइड, एम्पोटरिक सब के सब एम्पोटरिक है, यानी कि इन सब ऑक्साइड में अम्लीय गुण भी मौजूद है, इन सब ऑक्साइड में क्षारीय गुण भी मौजूद है। और ऐसे ऑक्साइड जिसमें अम्लीय क्षारीय दोनों गुण मौजूद हो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? धातु का ऑक्साइड अम्लीय होते, गलत। धातु का ऑक्साइड क्या होते हैं? क्षारीय। जैसे सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये सब धातु के ऑक्साइड है। और धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, गलत है। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। धातु का ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। कुछ धातु का ऑक्साइड अम्लीय और बाष्मिक दोनों गुण होते हैं, बिल्कुल। अभी तुरंत हम देखें दोस्तों, अभी तुरंत देखें, एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये धातु का ऑक्साइड है और ये उभयधर्मी है, मतलब इसमें अम्लीय क्षारीय दोनों गुण पाए जाते हैं। तो ये कथन आपका क्या है? कुछ धातु के ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड में अम्लीय और भास्मिक दोनों गुण मौजूद होते हैं, उन्हें उभयधर्मी कहते हैं हम। तो सही है केवल दो, सही है केवल। ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज याद रखिए है, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज याद करिएगा। पोटेशियम, सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद जिंक, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम को तो रखबे नहीं किए, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील पारा, कॉपर, चांदी, सोना, प्लेटिनम, ये सबसे कम अभिक्रियाशील है। और ये अभिक्रियाशीलता का घटता क्रम है, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम के बाद जिंक के बाद लोहा। ये अभिक्रियाशीलता क्रम है, रिएक्टिविटी सीरीज है। क्लियर? अब देखिए कौन सही है? ए सही है, ए सही है। अब करें, निम्नलिखित में कौन एक ऑक्सीजन के प्रति धातु के क्रियाशीलता का क्रम क्या है? क्रियाशीलता का क्रम यही रहेगा, चाहे ऑक्सीजन दे दे, नाइट्रोजन दे दे, कुछ भी दे दे। रिएक्टिविटी सीरीज का जो क्रम है वही सभी के साथ क्रियाशीलता का क्रम होगा। क्लियर? नेक्स्ट, सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन के अंदर या निर्वात में ही रखा जाता है, क्योंकि इसे खुला छोड़ने पर यह जलने लगता है। और सोडियम पोटेशियम को खुला छोड़ने पर इसलिए जलने लगता है कि वे बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और वातावरण के ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके जलने लगता है, वातावरण के ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करके जलने लगता है। क्लियर? तो सोडियम और पोटेशियम को किरोसिन तेल में रखा जाता है या निर्वात में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह वायु में खुला छोड़ने पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और बहुत तेजी से अभिक्रिया करने के कारण यह क्या होता है? गर्म जल के टंकी के निर्माण में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, क्योंकि इस्पात और लोहा गर्म जल से अभिक्रिया कर बैठता है। इस्पात और लोहा गर्म जल से अभिक्रिया करता है, लेकिन कॉपर गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है। इसके जगह यह भी पूछेगा कि गीजर के भीतरी परत किससे बनाए जाते हैं? तांबा से, क्योंकि गीजर में पानी गर्म होता है और जो इसमें पानी गर्म होगा उसे हम लोहा और इस्पात से नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये दोनों गर्म जल से क्या करता है? अभिक्रिया करता है। लेकिन कॉपर, निम्नलिखित में किस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? देखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अगर धातुओं की अभिक्रिया अम्लों के साथ होती है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। लेकिन एक अम्ल है, कौन? नाइट्रिक अम्ल। ये कौन अम्ल है? नाइट्रिक अम्ल से धातुओं की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड जैसे गैस बन जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है, हाइड्रोजन गैस नहीं बनता है। क्लियर? सभी धातु, सभी नहीं, अब जो अभिक्रियाशील है ही नहीं वो तो अभिक्रिया ही नहीं करेगा। लेकिन याद रखना है कि धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन गैस निकालता है? हाइड्रोजन गैस। धातु अम्लों से अभिक्रिया करके कौन गैस निकालता है? लेकिन धातु नाइट्रिक अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता है। धातु नाइट्रिक अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस
निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सही है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, दोनों कथन सही है। अब जानते हैं कि हमारे जिंदगी में धातु की बहुत ज्यादा उपयोगिता है। एल्युमिनियम का उपयोगिता है, लोहा की उपयोगिता है। तो लोहा और एल्युमिनियम जैसे धातु का जो हम उपयोग करते हैं, तो क्या यह धातु कहीं पर फेंका हुआ है, उठाकर ले आएंगे? नहीं। धातु मौजूद है पृथ्वी के भूपर पट्टी में, किस रूप में? खनिज में। तो अगर हमें धातु प्राप्त करना है तो हमारे वैज्ञानिक पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जाकर किसकी खोज करते हैं? खनिज की। फिर उन खनिजों में किसको तय करते हैं? अयस्क की। और फिर उन अयस्कों से धातु को निकाला जाता है, जिसके कई चरण हैं। तो हम जिस रूप में धातु का उपयोग करते हैं, उस रूप में धातु पृथ्वी के भूपर पट्टी पर मौजूद नहीं है। धातु प्राप्त करने के लिए हमें किसकी खोज करनी पड़ती है? फिर उन खनिजों में किसका चयन करना पड़ता है, और फिर उन अयस्कों से हम धातु को प्राप्त करते हैं। तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। और दोनों कथन क्या है? पृथ्वी के परत पर प्राप्त अयस्क में मिले अवांछनीय पदार्थ को क्या कहते हैं? अवांछनीय पदार्थ को आप अशुद्धि भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अशुद्धि। अवांछनीय पदार्थ को आप क्या कह सकते हैं? अशुद्धि कह सकते हैं। ये क्या हो रहा है? अवांछनीय पदार्थ को आप और क्या कह सकते हैं? अशुद्धि भी कह सकते हैं। तो पृथ्वी के परत से प्राप्त अयस्क में जो अशुद्धियां मिली होती है, जो अवांछनीय पदार्थ मिले होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। गैंग। निस्तापन तथा भर्जन। निस्तापन तथा भर्जन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा धातु को उसके ऑक्साइड में क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन और भर्जन। भर्जन को और क्या कहते हैं? जारण। भर्जन के लिए और कौन शब्द यूज होता है? तो अयस्क से जो हम धातु प्राप्त करते हैं, उसके कई चरण है, जिसमें एक चरण निस्तापन भी है और भर्जन जारण भी है। तो निस्तापन और जारण के द्वारा क्या किया जाता है? निस्तापन और जारण के द्वारा धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। क्लियर? अयस्क, धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने की दो विधि है। एक निस्तापन, जिसको कहते हैं कैल्सिनेशन, और दूसरा भर्जन या जारण, यानी क्या? रोस्टिंग। यानी क्या? रोस्टिंग। क्लियर हो गया? तो धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने की कितने विधि है? निस्तापन और, यानी निस्तापन और जारण वो विधि है जिसके द्वारा धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदला जाता है। अब आप कहिएगा कि धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्यों बदला जाता है? क्योंकि इसलिए बदला जाता है कि धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है। धातु के ऑक्साइड को धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना क्या होता है? आसान होता है। इसलिए जो भी अयस्क है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? ऑक्साइड में। हालांकि बहुत अयस्क ऑक्साइड ही होते हैं, तो उसे बदलने की कोई जरूरी नहीं होता है। लेकिन जो धातु ऑक्साइड में नहीं है उसे किसमें लाना पड़ेगा? क्योंकि धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है। और धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदलने की कितने विधि है? एक और दूसरा चारण। क्लियर? और भी कई डिटेल मिलेगा आगे के प्रश्नों में। फिलहाल यहां पर इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? नेक्स्ट। निम्नलिखित में किस शर्तों को पूरा करने पर किसी खनिज को अयस्क कहा जाता है? आप पहले ही जान चुके हैं कि सभी अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं है। अयस्क नहीं है। सभी अयस्क खनिज है, परंतु सभी खनिज अयस्क। तो सवाल है कि फिर कौन खनिज अयस्क होगा? वही खनिज अयस्क होगा जिस खनिज से धातु का निष्कर्षण क्या हो?
कम खर्च में। निष्कर्षण का मतलब निकालने की विधि, धातु निकालने की विधि। वही खनिज अयस्क होगा जिससे धातु का निष्कर्षण कम खर्चों में हो, सुगमता पूर्वक हो और खनिज में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो। यानी कि एक खनिज अयस्क हो, इसके लिए खनिज में कितने विशेषता होनी चाहिए? 3। और वो 3 विशेषता कौन कौन है? खनिज से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में हो, धातु का निष्कर्षण सुगमता पूर्वक हो, धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो, धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक हो। क्लियर? तो सभी अयस्क खनिज हैं, सभी अयस्क खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क वही खनिज अयस्क होगा जिसमें कितना गुण होगा? और 3 गुण आप देख ही लिए ना। इनमें से वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किसमें है? इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किसमें है? अधातु इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं करते हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को सामरिक धातुओं के श्रेणी में रखा जाता है? किस धातु को सामरिक धातु के श्रेणी में रखा जाता है? टाइटेनियम को भी, क्रोमियम को भी, और ये सभी को सामरिक धातु के श्रेणी में रखा जाता है। इन सभी को सामरिक धातु के श्रेणी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि बंदूक का बॉडी, तोप का बॉडी, टैंक का बॉडी इन्हीं सब धातुओं से बनाए जाते हैं। क्लियर? इन सब धातु की विशेषता है कि ये लोहे के तुलना में कई गुना हल्के और लोहे से कई गुना मजबूत होते हैं। तो बंदूक, तोप, गोला बारूद सबके जो बॉडी होते हैं, बाहरी फ्रेम, वो इन्हीं सब धातुओं से तैयार किया जाता है। यही कारण है कि इसे सामरिक धातु, स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है। क्लियर? यानी कि इन सब धातुओं से रक्षा उत्पादन के पर्याप्त साधन बनाए जाते हैं। किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है? आप जानते हैं कि धातु आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं ना। तो बिस्मथ एक ऐसा धातु है जिसमें तन्यता का गुण, और सीसा एक ऐसा धातु है जिसमें आघातवर्धनीयता का गुण। बिस्मथ एक ऐसा धातु है जिसमें तन्यता का गुण, और सीसा एक ऐसा धातु है जिसमें आघातवर्धनीयता का गुण नहीं है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम अपने डेली लाइफ में, बात मत करिए, बहुत नजर इधर उधर भटक रहा है, बात मत करिए, परीक्षा सिर पे है, वर्दी पहनकर बात होगी। क्लियर? ध्यान दीजिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि हम अपने डेली लाइफ में जिन जिन चीजों को शीशा बोलते हैं वे वास्तव में शीशा, वे कांच है, कांच। हम डेली लाइफ में कांच को ही क्या बोल देते हैं? वो वास्तव में शीशा एक धातु है, शीशा एक, और हम डेली लाइफ में जिसको शीशा बोलते हैं वो कांच है, कांच। और कांच मिश्रण है, मिश्रण वो तत्व है। कांच क्या है? मिश्रण, उसे भट्ठी में तैयार किया जाता है, वो धातु नहीं है। तो बिस्मथ एक ऐसी धातु है जिसमें तन्यता का गुण नहीं है, और सीसा एक ऐसी धातु है जिसमें आघातवर्धनीयता का गुण। निम्नलिखित में कौन धातु क्या आगे आई क्या? अरे सब प्रश्न, अरे इतना प्रश्न है ना, डूब जाइएगा आप। ठीक है, जो सुचालक नहीं होगा उसकी बात करेंगे। क्लियर? 27 नंबर, 27 नंबर, आइए 27 नंबर ध्यान दीजिए। पहले ध्यान दीजिए, निम्नलिखित, ध्यान दीजिए, हल्ला मत करिए, कुछ भी सोचिए मत, क्योंकि केमिस्ट्री का क्षेत्र समुद्र से भी बड़ा है। ठीक है, इसलिए जो बता रहे पहले उसको गेट बाहर हट करके रेडी करिए। समझे कि नहीं समझे? हाँ, दिल में जो ख्याल आ रहा है उसको दबा दीजिए। 27 नंबर, निम्नलिखित में कौन धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगा? करेगा। अब ध्यान दीजिए, आपको बताए थे कि Hg यानी पारा, कॉपर, सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये सभी अभिक्रियाशील धातु, ये अभिक्रिया करते ही नहीं है। तो कह रहे कौन धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा? तो वही करेगा जो अभिक्रिया करेगा, और चांदी और कॉपर अभिक्रिया करेगा ही। तो अभिक्रिया कौन करेगा? मैग्नीशियम। अभिक्रिया कौन करेगा? मैग्नीशियम। धातुओं के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, धातुओं के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है?
धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन खोने की होती है, सही है। बिल्कुल त्याग करना खोना बराबर है। अभी तुरंत बताए थे कि धातु में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, सही है। धातुओं का आयनन विभव का मान कम होता है, सही है। आयनन विभव समझ रहे ना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। आयनन विभव अगर आप किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? तो धातु के नाभिक से इलेक्ट्रॉन बंधे होते हैं। परमाणु के नाभिक पर धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश, इसीलिए दोनों आकर्षण बलों के द्वारा क्या होते हैं? बंधे होते हैं। तो अगर किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो हमें उस परमाणु में ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब आकर्षण बल टूटेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने हेतु जो ऊर्जा परमाणु को देनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? आयनन विभव। आयनन विभव ऊर्जा का वह मान है जो परमाणुओं को देने के बाद ही परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। अब धातु का आयनन विभव कम होता है क्योंकि धातु स्वयं चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे? त्याग कर दे। इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरी नहीं है, और इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करने की जरूरी नहीं है। तो मतलब आयनन विभव क्या होगा? धातु एक अच्छे ऑक्सीकारक है, गलत। धातु किसकी भूमिका निभाते हैं? अवकारक की। धातु किसकी भूमिका निभाते हैं? अवकारक की। और अवकारक मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन। तो धातु ऑक्सीकारक नहीं बल्कि धातु ऑक्सीकारक नहीं बल्कि धातु क्या होते हैं? अवकारक होते हैं। और अवकारक उसे कहते हैं जो दूसरे पदार्थ का अवकरण कराते हैं, तो धातु ऑक्सीकारक नहीं होता है बल्कि धातु क्या होता है? अवकारक। धातु का ऑक्साइड प्रायः क्षारीय या एम्फोटेरिक होते, बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या था? एम्फोटेरिक था। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी या द्विधर्मी। तो गलत कौन है? आइए दोस्तों, अब जरा दिल थाम कर, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ बड़ा कर इसलिए दिया गया है कि इसको पढ़कर स्टूडेंट जो है वह निगेटिव माइंड का हो जाए और सब क्वेश्चन में गलती कर बैठे। कुछ नहीं है इस प्रश्न में, कुछ नहीं। देखिए चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में। पहला, सोना, चांदी, प्लेटिनम, कॉपर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है क्योंकि ये कम क्रियाशील है। बता चुके हैं कि नहीं? सही है कि नहीं? सही है। चलिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी क्रियाशील है, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। बिल्कुल। स्वतंत्र अवस्था का मतलब अकेले, और स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते मतलब वो यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। अब देखोगे जहां सोना का खौन है, सोने का खौन है, अब वहां से सोना निकालिए, लेकिन कहीं पर लोहा का खौन से लोहा निकलते देखे हैं? नहीं। हर जगह आपको मिलेगा क्या? हेमाटाइट। कहीं लोहा नहीं मिलेगा आपको। सोना का जहां खौन होगा सोने का होगा। सीधा निकालिए सोना, हल्का फल्का साफ करिए, उपयोग लायक बना लीजिए। लेकिन लोहा का देखिए कहीं से डायरेक्ट लोहा निकल रहा है? नहीं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि सोना या चांदी अभिक्रियाशील, तो वह किसी से अभिक्रिया नहीं किया, अकेले बैठा हुआ है। जो अभिक्रियाशील है उसको अभिक्रिया करने के लिए हमारे वातावरण का ऑक्सीजन ही पर्याप्त है। कोई जरा सा भी अभिक्रियाशील है वे वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर बैठता है, किसी से करे कि न करे। और हवा तो हर जगह है जी, और उसमें ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो जो हल्का सा भी अभिक्रियाशील है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो रिएक्शन कर लेता है, यौगिक बन जाता है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी क्रियाशील है, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते। और नहीं है, ये भी सही है। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, लेड मतलब शीशा, भूपर पट्टी पर मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते। बिल्कुल। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? क्लियर था? सवाल में कुछ हो? हल्का सा दिमाग लगाए, बन गया कि नहीं बन गया? तो जब को परीक्षा में ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो समझिए बहुत हल्का आ गया है, वो बनेगा ही बनेगा। अब बहुत में डर इतना समय आए, इतना बड़ा क्वेश्चन देखा, सीधे ये तो आईआईटी का क्वेश्चन है।
ठीक है। फिजिक्स हम कई स्टूडेंट को देखे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल बना रहा है, एकदम बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज देखिए कितना बड़ा बड़ा फॉर्मूला, ठीक है, ऊपर से उतना बड़ा बड़ा संख्या, उसको स्टूडेंट गुना भागा करके बना रहा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम डिस्टेंस का सवाल इतना डिफिकल्ट उसको विद्यार्थी मुंह जबानी नहीं बनाता है। अब फिजिक्स में नोमरिकल आ जाएगा, हो फिजिक्स का नोमरिकल तो बनेगा नहीं, हम पढ़े नहीं है। अब वो एक लाइन में गुना करके आंसर निकलता है। तो ध्यान दीजिएगा, कोई क्वेश्चन आपको भारी नहीं लगेगा एग्जाम में, ये आप ठान करें हॉल में घुसिएगा। बोर्ड बंद है, चालू कीजिए। आइए दोस्तों, आइए यहां पर देखिए सवाल का। अयस्क में मिले अशुद्धि को दूर करने के लिए, अयस्क में मिले अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्क के साथ मिश्रित किए गए बाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स। ठीक है, क्या कहते हैं? अयस्क में मिले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है उसे फ्लक्स। गैंग और फ्लक्स आपस में रिएक्शन करके स्लैग बनाता है। स्लैग को हिंदी में क्या कहते हैं? धातुमल। क्लियर? अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को, अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। अयस्क में पाए जाने वाले अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग। गैंग को हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है फ्लक्स, और गैंग और फ्लक्स रिएक्शन करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लैग। गैंग और फ्लक्स आपस में अभिक्रिया करके जो पदार्थ बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लैग, धातुमल। आज बहुत लोगों को पीपीटी के लिए दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो हम बोल दिए हैं, आज थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा दोस्तों, अगले क्लास से एकदम पीपीटी बीच में रहेगा। ऑक्साइड, ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमाटाइट Fe2O3, ये कैसा अयस्क है? ऑक्साइड अयस्क है। उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड अयस्क है। जिसमें ऑक्सीजन है वो ऑक्साइड अयस्क, जिसमें ऑक्सीजन है ऑक्साइड अयस्क। कह रहा है ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमाटाइट, जैसे जिंकाइट की समृद्धि हेतु साधारणतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? द्रव चालित, अंग्रेजी में कहते हैं हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक यानी ऑक्साइड अयस्क में जो गैंग मिला हुआ रहता है उसको हटाने के लिए कौन विधि का इस्तेमाल किया जाता है? सल्फाइड के लिए फेन प्लवन विधि। ऑक्साइड अयस्क में जो गैंग होता है, ऑक्साइड अयस्क जैसे ये लोहा का हेमाटाइट है, जिंक का जिंकाइट है, अगर इसमें कोई अशुद्धि है तो इनके अशुद्धियों को अर्थात गैंग को किस विधि से हटाया जाता है? द्रव चालित धुलाई के द्वारा हटाया जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग के जरिए हटाया जाता है। नेक्स्ट, बेयर विधि का उपयोग बॉक्साइड से गैंग हटाने के लिए। बॉक्साइड एल्युमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइड किसका अयस्क है? और बॉक्साइड में मिले हुए अशुद्धि को हटाने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है? बेयर विधि से एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड से गैंग को हटाया जाता है। बेयर विधि से बॉक्साइड जो एल्युमिनियम का अयस्क है उससे उसके गैंग को हटाया जाता है, बेयर विधि। और भी कई विधि है, आगे के प्रश्नों में हम देखेंगे। सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क जैसे कि ये जिंक सल्फाइड है, सिनेबार, सिनेबार, गैलेना, ये सब कैसे अयस्क है? जिसमें होगा सल्फर वो कहलाएगा सल्फाइड, जिसमें होगा सल्फर कहलेगा सल्फाइड। यह जिंक सल्फाइड, इसको पढ़ते हैं सिनेबार, इसको पढ़ते हैं गैलेनो, गैलेनो PbS, सिनेबार AgS, और इसको पढ़ते जिंक ब्लेंड, इसको क्या पढ़ते हैं? तो क्या करा? सल्फाइड अयस्क को वायु के पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म कर धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या? जैसे ये सल्फाइड अयस्क है, इसको वायु, वायु का मतलब क्या? ऑक्सीजन, इसको वायु में गर्म करिएगा ना तो ये Zn से Zn O बन जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, HgO बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, PbO हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा। इस विधि को क्या कहते हैं? इस विधि को कहते हैं क्या? भर्जन या जारण। सल्फाइड अयस्क को, सल्फाइड अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन या जारण कहते हैं, भर्जन या जारण कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को हवा या ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया को भर्जन या जारण कहते हैं, भर्जन या जारण।
नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड को, जैसे ये जिंक ऑक्साइड है ना, धातु के ऑक्साइड को कोक, कोक का मतलब कार्बन, कोक का मतलब कार्बन, धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म कर उसे धातु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। अंग्रेजी नाम लिखिए, हिंदी बहुत कम इस्तेमाल होता है, स्मेल्टिंग। ये दोस्तों धातु का ऑक्साइड है ना, इसको आप कार्बन या कोक मिलाकर गर्म कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा? धातु। जिंक ऑक्साइड को कार्बन या कोक के साथ मिलाकर गर्म करेंगे, जिंक प्राप्त होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलकर बाहर चला जाएगा। कोक मिलाकर गर्म करके धातु प्राप्त करने की विधि को प्रगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं, प्रगलन कहते हैं, स्मेल्टिंग कहते हैं। क्लियर? याद हो रहा है कि नहीं? जो सो रहे हैं समझिए आपका आने वाला जनरेशन भी सोएगा, जान लीजिए। हाँ, हम बार बार करें, ये पढ़ाई सिर्फ आपके लिए नहीं हो रही है, ये पढ़ाई आने वाले जनरेशन के लिए हो रही है। तो आप नहीं पढ़ के सिर्फ अपने आप को खराब नहीं कर रहे हैं, आने वाले जनरेशन को भी अंधकार में रखने का प्लान तैयार कर रहे हैं। जगे रहिए दोस्तों, जगे रहिए। 35 निम्नलिखित है, भारी क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निस्तापन कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिणत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल। निस्तापन कैसे है इसके लिए? कार्बोनेट, जैसे यह है जिंक कार्बोनेट। हाइड्रेटेड जैसे एल्युमिनियम, जैसे बॉक्साइड का सूत्र है Al2O3 2H2O, यह हाइड्रेटेड अयस्क। तो अगर आपका अयस्क कार्बोनेट वाला है, आपका अयस्क हाइड्रेटेड वाला है, तो उसको ऑक्साइड में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? निस्तापन। वर्जन सल्फाइड, जैसे सल्फाइड अयस्क है, ZnS, PbS, ये सब कैसे अयस्क है? तो सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए, कार्बोनेट और हाइड्रेटेड अयस्क को ऑक्साइड में बदलने के लिए निस्तापन। दोनों कथन क्या है? सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में किस विधि द्वारा बदला जाता है? कार्बोनेट और हाइड्रेटेड अयस्क को ऑक्साइड में किस विधि के द्वारा? क्लियर हो गया? निस्तापन हवा की अनुपस्थिति में होता है, जबकि भर्जन हवा की उपस्थिति में होता है। निस्तापन हवा की अनुपस्थिति में होता है और भर्जन हवा की उपस्थिति में होता है, भर्जन हवा की उपस्थिति में होता है। दोनों कथन क्या है? सिल्वर गोल्ड धातु का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा? निक्षालन। निक्षालन को और क्या कहते हैं? रासायनिक पृथक्करण। निक्षालन को और किस नाम से जाना जाता है? रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि। सिल्वर और गोल्ड धातु का निष्कर्षण का मतलब ऊपर पट्टी से निकालकर उपयोग लायक बनाना। तो सिल्वर या गोल्ड धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? निक्षालन विधि से। निक्षालन विधि को और किस नाम से जाना जाता है? और सिल्वर तथा गोल्ड के निक्षालन विधि का नाम साइनाइड विधि है। क्या है? साइनाइड विधि भी है। तो आप इसका उत्तर 3 तरह से दे सकते हैं। सिल्वर तथा गोल्ड धातु का निष्कर्षण किस विधि से होता है? या रासायनिक पृथक्करण विधि या साइनाइड विधि। जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरान, इरिडियम जैसे अर्धचालकों का शोधन, रिफाइनिंग का मतलब 100% शुद्ध करना। तो इसको किस तरह से रिफाइनिंग करते हैं? जोन रिफाइनिंग। याद रहेगा ना? अर्धचालकों की रिफाइनिंग किस विधि से? अर्धचालकों के रिफाइनिंग की विधि को क्या कहते हैं? अर्धचालकों के रिफाइन की विधि को क्या कहते हैं? नेक्स्ट, निक्षालन द्वारा अयस्कों को सांद्रित किया जाता है। क्या किया जाता है? सांद्रित। सांद्रित का मतलब है अयस्क को भिन्न भिन्न विधियों के द्वारा धातु में परिवर्तित करना। तो निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि या साइनाइड विधि द्वारा अयस्क को क्या किया जाता है? निम्नलिखित में कौन से धातु के अयस्क को, निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर की जाती है? आपको चांदी और सोना के
निक्षालन विधि को एक और नाम दिए थे साइनाइड विधि। बिल्कुल, साइनाइड विधि इसलिए नाम दिए थे कि सोना और चांदी का निष्कर्षण में सोडियम साइनाइड का प्रयोग होता है। सोना और चांदी के निष्कर्षण में सोडियम साइनाइड का प्रयोग होने के कारण इस विधि का नाम क्या पड़ गया था? साइनाइड विधि। इसका उत्तर सोना भी होगा, इसका उत्तर चांदी भी होगा। लेकिन अगर सोना चांदी दोनों ऑप्शन में हो, सोना चांदी दोनों ऑप्शन में है, तो चांदी को मारना है। किसको? निम्नलिखित में कौन से धातु कार्बन के द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं की जाती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, मैग्नीज, क्रोमियम, इन सब धातु को कार्बन के द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं किया जाता है। जैसे जिंक है, कार्बन से रिएक्शन कर दीजिए, जिंक और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया। लेड ऑक्साइड है, कार्बन से अभिक्रिया कर दीजिए, लेड और कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इन सब धातु के ऑक्साइड को आप कार्बन से रिएक्ट कराकर धातु प्राप्त नहीं कर सकते। एल्युमिनियम का भी, मैग्नीज का भी, क्रोमियम का भी आप कार्बन के साथ रिएक्शन कराकर धातु प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धातु प्राप्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं होगा? सोना हो गया, चांदी हो गया, प्लेटिनम। जो धातु अभिक्रियाशील नहीं है, जो धातु अभिक्रियाशील, उस पर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उस पर किसी का भी प्रभाव। क्रियाशीलता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी धातु है, रिएक्टिविटी सीरीज, तो जिनको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लीजिएगा, लुसेंट में भी दिया हुआ है। इस जगह आपको पता चल जाएगा कौन धातु कितना ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन कम है। वैसे हम एक बार बताए भी थे, उसी को याद कर लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, रिएक्टिविटी सीरीज में एक बाउंड्री है किसका? तो हाइड्रोजन के ऊपर वाली धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती है, क्योंकि हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु अभिक्रियाशील है ही नहीं। क्लियर? तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर है, वे अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है, जो नीचे है वो नहीं देती है, क्योंकि नीचे वाला अभिक्रिया ही नहीं करती है। खाद्य पदार्थ रखे जाने वाला कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है। अगर जस्ता का चढ़ा देंगे तो ये खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया कर लेंगे और हमारे खाद्य पदार्थों को खराब कर देंगे। जिस अयस्क में उपस्थित कण उसमें उपस्थित अपद्रव, अपद्रव का मतलब दोस्तों क्या? अशुद्धि। अपद्रव का मतलब अशुद्धि। जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रवों से भारी होते हैं, उसका निष्कर्षण किस विधि से? अगर अयस्क के कण भारी है और अशुद्धि के कण हल्के हैं तो उसे किस विधि से? गुरुत्व पृथक्करण विधि से। किस विधि से? गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या कहते जानते हैं? एक तेज पंखा चलाते हैं, तेज पंखा चला, ऊपर से अयस्क का अशुद्धि गिरा रहे हैं, अशुद्धि हल्का है उड़ जाएगा, अयस्क भारी है गुरुत्व बल के कारण नीचे चला जाएगा, अशुद्धि और अयस्क अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है? आपको इससे पहले एक क्वेश्चन बताए थे कि धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। धातु जब अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, लेकिन धातु नाइट्रिक अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस, धातु नाइट्रिक अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देते हैं। लेकिन दो धातु ऐसे हैं, दो धातु ऐसे हैं जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस देते हैं, और वह है मैग्नीज तथा मैग्नीशियम। मैग्नीज तथा मैग्नीशियम दो ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। मैग्नीज तथा मैग्नीशियम दो ऐसे धातु हैं, और केवल दो ऐसे धातु हैं जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। मैग्नीज तथा, अब कहिए रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम तो नंबर फर्स्ट पर होगा, ये सीधा रिएक्टिविटी सीरीज
पर आधारित प्रश्न है, केवल रिएक्टिविटी सीरीज पर आधारित प्रश्न है। कौन सा धातु एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? तो एल्युमिनियम भी बनाता है, लेड भी बनाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है और लेड ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। लेकिन जब दोनों एक साथ रहे किसको मारना है? जब दोनों एक साथ रहे लेड और एल्युमिनियम तो किसको मारना है? एल्युमिनियम को। निम्नलिखित में कौन धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता? लोहा। ये भाप से अभिक्रिया करता है। किससे? भाप से अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम गर्म जल से अभिक्रिया करता है। पोटेशियम ठंडे जल से भी करता है। कैल्शियम है लगता ही ज्यादा चावल खा लिया है। इसमें बताए तो सोया हुआ था। ध्यान दीजिए, 47 देख लीजिए, ऐसे हल्ला करते, बहरा नहीं है, आराम से करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अरे ध्यान दीजिए, अरे ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एल्युमिनियम और लेड ऑक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक है, लेकिन दोनों एक साथ आ जाए तो किसको मारना है? एल्युमिनियम को मारना है। ये बात हम बताए हैं। वैसे है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, गला खराब हो इसे भी। वैसे अयस्क, जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उसे निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि के द्वारा संदृत किया जाता है। वैसे अयस्क, जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्य यानी कि अशुद्धि के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें रासायनिक पृथक्करण या निक्षालन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। निक्षालन विधि के द्वारा अलग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन भर्जन या जारन के संदर्भ में सही नहीं है? भर्जन या जारन के संदर्भ में सही नहीं है, ध्यान दीजिएगा। यह सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता, बिल्कुल। भर्जन या जारन का इस्तेमाल सल्फाइड को ही ऑक्साइड में बदलने के लिए किए थे। यह वाष्पशील अपद्रव्यों को दूर कर देता, बिल्कुल। भर्जन में हम गर्म करते हैं, तो गर्म करेंगे तो जो वाष्पशील अशुद्धि होगा वो वाष्प बनेगा, उड़ जाएगा। यह अयस्क को शुद्ध कर देता, बिल्कुल। अपद्रव्य को दूर करता है तो अयस्क को शुद्ध करता है। तो गलत कौन है? ये अयस्क को चूर्ण बना देता, नहीं, ये अयस्क को ऑक्साइड बनाता है। ये अयस्क को क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है, चूर्ण नहीं बनाता है। बात मत करिए दोस्तों। आवर्त सारणी के किस वर्ग में सोडियम उपस्थित है? सोडियम का परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या को जेड में इंडिकेट करते हैं, कितना? 11। और अगर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 10 1, यानी पहला कक्षा में 1, दूसरा कक्षा में, अंतिम कक्षा में 1। क्लियर? पहला, ये देखिए ये कक्षा है। ध्यान दीजिए, हल्ला मत, समझिए ना, समझिए, आप नहीं बोलिए, समझिए बातों को, ठीक है? पर ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको लिखने आता है। ये सेल के लिए आया है। 1 का मतलब होता है के सेल, 2 का मतलब होता है एल, 3 का मतलब होता है एम, आगे 4 5 6 आते रहता है, और ये सब सेल है। अब ध्यान दीजिए, अगर किसी परमाणु में 3 सेल है, 3 सेल ना है, तो उसका आवर्त भी क्या होगा? 3। क्या होगा? एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका क्या होता है? आवर्त। सोडियम के परमाणु में 3 सेल है, 1 2 और 3, तो इसका आवर्त कितना होगा? 3। अब देखिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वो क्या होगा? एस ब्लॉक होगा। कौन ब्लॉक होगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर एस में जाए तो वो एस ब्लॉक होता है। और एस ब्लॉक में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? एस ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही उसका क्या होता है? वर्ग। अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेष इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है? सॉरी, इसमें 2 होगा, 2 होगा। पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, अंतिम में 1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस में, तो यह किस ब्लॉक का होगा? क्योंकि नियम यही है कि एस, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा तो एस ब्लॉक होगा। क्लियर? और एस ब्लॉक में जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसका वर्ग होता है। एस ब्लॉक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा तो वर्ग भी 2 होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम में कितना है? 1, तो वर्ग भी क्या होगा? 1। तो सोडियम का आवर्त 3 वर्ग 1, आवर्त 3 वर्ग 1, आवर्त 3 वर्ग 1, आवर्त 3 वर्ग 1। क्लियर? सोडियम किस आवर्त का है? 3 का। किस वर्ग का है?
पृथ्वी पर सबसे अधिकता से पाए जाने वाले क्षार धातु, क्षार धातु, क्षार धातु, क्षार धातु किस वर्ग के हैं? वर्ग 1 के। क्षार धातु में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और ये सब के सब क्या है? और इसे क्षार धातु इसलिए कहते हैं, ये इसे क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उसके ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। क्षार धातु को क्षार धातु इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो ऑक्साइड बनाते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है? तो आवर्त सारणी के वर्ग 1 के धातु को क्या कहते हैं? क्षार धातु लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाए जाने वाला क्षार धातु सोडियम और पोटेशियम है, और ये भी समुद्री जल में पाए जाते हैं। सोडियम और पोटेशियम भी कहां पाए जाते हैं? समुद्री जल में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? क्लियर? क्षार धातुओं में एकमात्र धातु कौन है जो नाइट्रोजन से संयोग करता है? लिथियम। क्षार धातु कौन कौन है देख लिए ना, उसमें केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, केवल लिथियम ही नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है, और कोई क्षार धातु नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। डाउन विधि के द्वारा, डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके क्या प्राप्त किया जाता है? हाँ, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे, सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा क्लोरीन। सोडियम धातु है तो धन आयन, क्लोरीन धातु है तो ऋण आयन। सोडियम चला जाएगा कहां पर? कैथोड पर, और क्लोरीन चला जाएगा। देखिए विद्युत अपघटन में, विद्युत अपघटन में एक बर्तन होते हैं, उसमें 2 ग्रिड होते हैं, उसमें 2, एक होता है माइनस, एक होता है माइनस वाला को क्या कहते हैं? कैथोड, और प्लस वाला को एनोड। अब जिसका विद्युत अपघटन करना है उसको पिघला लीजिए या उसका जलीय विलयन बना लीजिए, उसको पिघला लीजिए या उसको जल में घुला लीजिए, और पिघलाकर या जल में घुलाकर इसमें डाल दीजिए, और फिर इसे इलेक्ट्रिसिटी से क्या करिए? जोड़ दीजिए। और कौन इलेक्ट्रिसिटी से? डीसी से, क्योंकि एसी में प्लस माइनस होता है। प्लस माइनस केवल किसमें होता है? हमारे घरों में एसी आ रहा है, उसमें प्लस माइनस है, जबकि आपको विद्युत अपघटन करने में प्लस माइनस चाहिए, तो आपको कौन करंट जोड़ना पड़ेगा? यानी विद्युत अपघटन में कौन से विद्युत देनी पड़ती है? डीसी। क्या विद्युत अपघटन एसी से होगा? क्लियर हो गया? अब जैसे हमको सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करना है तो इसको पिघला लेते हैं, इसमें डाल देते हैं, अब विद्युत का स्विच दबा देते हैं। जैसे स्विच दबाइएगा सोडियम और क्लोरीन क्या होगा? अलग हो जाएगा। सोडियम धातु होने के कारण प्लस, क्लोरीन अधातु होने के कारण अब प्लस वाला किधर भाग जाएगा? माइनस की तरफ। अब माइनस कौन है? तो सोडियम प्लस बना है तो ये किधर भाग गया? क्योंकि सोडियम प्लस होकर एनोड पर जा सकता है, क्योंकि समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं, अब विपरीत आवेश। तो सोडियम प्लस है तो वो खींच लिया उसको कौन, और क्लोरीन माइनस है तो उसे खींच लिया कौन? तो डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके क्या प्राप्त किया जाता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन। क्लियर? विद्युत अपघटन कैसे होता है समझ गए ना? तो विद्युत अपघटन या तो पिघलाकर होगा या जलीय विलयन बनाकर होगा। धातु हमेशा, धन आयन हमेशा, धन आयन हमेशा कैथोड पर जाएगा, धन आयन एनोड पर जा सकता है। क्या हुआ? बहुत बम की दे रहा है बाबू, मेरा अपने दिमाग सटकल रहता है। ठीक है, अगली बार से मुंह नहीं खोलना, एकदम बंद, समझा कि नहीं? बहुत मुंह खोल चुका है तुम, आगे से मुंह नहीं खोलेगा। सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड का ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन से पहले, ध्यान दीजिए, 1 मिनट, सवाल बहुत समझने वाला है, समझिए। कह रहा कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन से पहले उसमें कैल्शियम क्लोराइड मिश्रित किया जाता, क्यों? तो आपको हम बताए थे कि अगर विद्युत अपघटन करना है तो या तो इसका क्या कर लेंगे? जलीय विलयन बना लेंगे, या इसको क्या करेंगे? पिघला लेंगे। क्या करेंगे? पिघला लेंगे। तो सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने के लिए उसका जलीय विलयन नहीं बना सकते हैं, क्यों? तो सोडियम क्लोराइड बना हुआ का जलीय विलयन बनाइएगा तो जैसे सोडियम निकलेगा तुरंत अभिक्रिया कर लेगा किससे, और आपको सोडियम प्राप्त ही नहीं होगा। अगर आप विद्युत अपघटन वाले बर्तन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बना लिए हैं तो सोडियम निकलेगा एनोड पर, लेकिन उसमें क्या है?
और आप जानते हैं कि सोडियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो तुरंत जल से अभिक्रिया करके इस बर्तन में ही आग लगा देगा। तो हम सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करने के लिए उसका जलीय विलयन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में सोडियम निकलते ही जल से अभिक्रिया करेगा, वो भी बड़ी तेजी से, और बर्तन में आग लगा देगा। इसलिए एक ही उपाय, सोडियम क्लोराइड को क्या करिए, पिघलाइए। सोडियम क्लोराइड को पिघलाइएगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होने के कारण ढेर सारा कोयला खपत हो जाता है केवल पिघलाने में। इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाए और पिघलाने में कोयला कम खर्च हो, इसीलिए उसमें थोड़ा क्या मिलाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक घटाने के लिए, द्रव्यनांक अब बढ़ाने हो गया, घटाने के लिए सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक घटाने के लिए, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यनांक घटाने के लिए, क्लियर। और द्रव्यनांक घटाना इसलिए जरूरी है कि ताकि पिघलाने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा नहीं हो, बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा, क्लियर हो गया। आज आवाज बहुत खराब है, समझे, यहां तक रोक देते हैं, संडे तक इस चैप्टर का प्राण खींच लेंगे। आज पीपीटी भी गलत लग गया है, और